जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम नेपाल के कुछ राजनीतिक संकट के बारे में, नेपाल के इतिहास के बारे में आज हम कुछ लेटेस्ट पढ़ने जा रहे हैं जो नेपाल में घटित हो रहा है। और भारत, चीन, नेपाल, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बिल्कुल एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। आज हम नेपाल का राजनीतिक इतिहास भी जानेंगे कि हाँ, नेपाल का राजनीतिक इतिहास क्या है। तो आप सभी जानते हैं नेपाल एक बफर स्टेट है। ठीक है, नेपाल अगर भौगोलिक रूप से बात करें तो स्थलबद्ध देश है जो भारत और चीन के मध्य में है। आप सभी इसको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैंने इसमें कुछ इमेज ली हैं, सिर्फ इमेज से ही हम बात करते हैं। अगर बात करें भारत और नेपाल के बीच, तो भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर के आसपास, यानी 1850 किलोमीटर से अधिक की स्थलीय सीमा साझा करता है। और वहीं चीन के साथ यह 1414 यानी 1414 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करता है। अब यहाँ देख लीजिएगा कि मैप में देख लीजिए, आप ध्यान से थोड़ा देखिए कि इसमें जो हमारे भारत के कुछ जगह हैं, जो भारत के कुछ स्टेट हैं, वो कौन कौन से साझा करते हैं नेपाल के साथ। तो आप इधर से देख लीजिए, सबसे ऊपर तो उत्तराखंड ही है। यहाँ पर उत्तराखंड मिला हुआ है। पूछ लेता है कि स्थलीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन से प्रदेश हैं। तो नंबर 1 उत्तराखंड, उसके बाद हमारा यूपी आ जाएगा, फिर यूपी के बाद आपका बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ इधर साइड में सिक्किम। यानी कुल मिला के 5 आप देख सकते हैं कौन कौन से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सारे किससे मिले हुए हैं? नेपाल से। ठीक है, तो ये तो रही हमारी कुछ स्थलीय सीमा की जानकारी। अब हम बढ़ते हैं नेपाल के कुछ राजनीतिक इतिहास के बारे में। आप सभी जानते हैं नेपाल एक बहुत ही सुंदर देश है। और यहाँ तक कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे देश और नेपाल के संबंध हैं वो बहुत पहले से हैं। अब भले से ही खटास है, लेकिन अब हुआ क्या कि पहले, बहुत समय पहले की बात है कि जो हमारे बौद्ध धर्म इनसे संबंधित रहे, तो दोनों का काफ़ी मेल मिलाप था। हम बात करें सबसे पहले नेपाल के। देखो, आज मैं ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा आपके सामने जो आपने थोड़ा कभी कभी इंटरेस्टेड चीज़ों को भी देखा कीजिए गाइज, कि वहाँ की ये क्यों चीज़ें चली आ रही हैं पहले से। तो आज हम बात करते हैं नेपाल के राजनीतिक इतिहास के बारे में। कहानी के रूप में आप इसको समझिए। अगर बात करें नेपाल के इतिहास के बारे में, तो काफ़ी समय पहले की बात है, लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास की। एक कहानी के रूप में आप ना ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। 19वीं शताब्दी के आसपास एक थे जंग बहादुर राणा। ठीक है, यही इनका इमेज, यहाँ फोटो यही है। जंग बहादुर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री बने। पहले क्या था कि जो शाहराजा होते थे वो निर्कुंज सत्ता हासिल करते थे। ठीक है, वही प्रधानमंत्री का पद पैतृक रूप में है ना। लगभग इन्होंने 104 वर्षों तक, देखिएगा इस कितने वर्षों तक, लगभग 104 वर्षों तक ये चलता रहा। 104 वर्षों तक, 19वीं शताब्दी के मध्य के आसपास, यानी 1850 है ना। तो नॉर्मल सी बात है, 1950 तक ये चलता रहा। 1950 के आसपास तक आप मान लीजिए कि ये लोकतंत्र आंदोलन इस तरह नेपाल की सत्ता वगैरह में चलता रहा। लेकिन जैसे ही 1950 आया तो हुआ क्या कि नेपाल में चल रहे लोकतंत्र आंदोलन ने क्या करा, प्रधानमंत्री जो है राणा, प्रधानमंत्रियों को नेपाल की सत्ता से उखाड़ फेंक दिया। और उसी समय यह आंदोलन एक थे हमारे त्रिभुवन द्वारा समर्पित था। अब मैं त्रिभुवन जी को दिखा देता हूँ, ये रहे त्रिभुवन, इनको समर्थित था। अब यहाँ भी अब इंटरेस्टिंग कहानी पैदा होती है। कहानी तो एक लेटेस्ट है, इसमें नंबर 2 पे आ गए हम। अब लगभग 1959 के आसपास की बात है। राजा जो त्रिभुवन थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, वही अपना आंदोलन वगैरह करके इन्होंने राज्य के प्रमुख के रूप में बहाल कर दिया राजा त्रिभुवन को। नॉर्मल जैसे कि राणाओं को उखाड़ फेंका और वगैरह वगैरह। तो 1959 के आसपास की बात है कि राजा त्रिभुवन का एक पुत्र था जिसका नाम था राजा महेंद्र। उसने क्या, एक नया संविधान जारी किया और पहले लोकतंत्र चुनाव का आयोजन राष्ट्रीय सभा के लिए कराया। उन्होंने क्या किया कि जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन था वो उन्होंने राष्ट्रीय सभा के लिए कराया। और इस चुनाव में उनकी एक पार्टी थी नेपाल की, नेपाल कांग्रेस पार्टी, वो विजय हो गई। ठीक है, फिर वही चलता रहा। अब एक साल बाद 1960 में 1960 में राजा महेंद्र का विचार बदल गया और उन्होंने क्या करा, खुद ही संसद को भंग कर दिया। तो वही पहली जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया। तो नॉर्मल चीज़ है कि वहाँ पर एक संकट चलता रहा पहले से ही। और देखो कितना लंबा चला, अभी हम 1960 में हैं, अब चलते आगे। फिर वही चलता रहा। फिर आया आपका दशक 1990 के आसपास का। ठीक है,
ये वो थे, इनके बारे में बताएंगे। 1900, अब इमेज से मत जाइए, आप नाम भी थोड़ा मतलब मैं कहानी के रूप में बता रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा कि हाँ नेपाल में आखिर ऐसा चल क्या रहा है जो भारत अब तक साथ है इसके, और चीन क्यों इसके साथ है, और भारत नेपाल का क्या मनमुटाव है, और भारत चीन भारत मतलब सभी का संबंध आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए 1990 की बात है कि वहाँ पर क्या था कि जो राजनीतिक पार्टी थी उनके ऊपर प्रतिबंध लगा था, एक राजा वीरेंद्र थे, उन्होंने लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करते हुए संवैधानिक सुधार कर दिया। और उस समय पहली बार 1991, ठीक है, ये पूछा भी गया है, 1991 में नेपाल में पहले संसदीय चुनाव कराए गए थे। ठीक है, फिर 1991 के बाद बात करते हैं, अब कुछ साल ये ठीक से चला, अब आया 1996। तो 1996 में माओवादी पार्टी थी, उनके राजा और उनकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ जन युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर वही चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत ही मेन था, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये है वो राजा रानी। देखो बहुत यहाँ पर इनकी हत्या के बारे में काफ़ी विचार है कि 1 जून 2001 की बात है, यानी अभी 20 साल पहले, 20-21 साल पहले, 2001। ठीक है, 1 जून 2001 को एक त्रासदी कह देते हैं कि जिसमें राजा वीरेंद्र और इनकी वाइफ थी, इनका नाम था रानी ऐश्वर्या। तो इनके मतलब पूरा इनका जो शाही परिवार था उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में पता नहीं कौन इन्वॉल्व था क्या नहीं था, लेकिन उस पर काफ़ी चर्चा वर्चाएँ हैं और आप चेक कर सकते हैं कि हाँ उनका पुत्र वगैरह ऐसे ऐसे लिखा हुआ था, व्हाटएवर। लेकिन इस हत्याकांड में उनका भाई था, और उनका जो भाई था वीरेंद्र और ज्ञानेंद्र, दो थे, उनका परिवार जीवित बच गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो ज्ञानेंद्र थे ये तो बेचारे अपना चले गए। एक ज्ञानेंद्र नाम के थे, 2001 की बात है, सन 2001 में। ठीक है, वही ज्ञानेंद्र को नेपाल के राजा का ताज पहनाया गया, वही चला। अब बात करते हैं 2006 के बारे में, 2006 पे आ जाते हैं। चलो सन 2006 की बात है, 2006 में मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूँ, फिर भी समय काफ़ी लग रहा है। 2006 में वही लोकतंत्र पार्टियों के द्वारा एक संयुक्त रूप से जन आंदोलन शुरू कर दिया गया। फिर वही 19 दिन का कर्फ्यू, और इसी के चलते जो ज्ञानेंद्र थे उन्होंने अपनी शक्ति को त्याग दिया, और फिर क्या था, संसद को फिर बहाल कर दिया। अब देखिए कब से चला आ रहा है, पूरे 100 साल के आसपास हो गए, 150 साल के आसपास। तो 2006 में, अब देखिए कुछ ज़्यादा समय पहले नहीं था। और उस समय 21 नवंबर 2006 को एक प्रधानमंत्री थे गिरिजा प्रसाद कोइराला, है ना, उन्होंने माओवादी के अध्यक्ष पुष्प कुमार को क्या कर दिया, एक व्यापक शांति समझौता 2006, याद रखिएगा कौन सा, 2006। उन्होंने क्या किया, 2006 में ये समझौता कर दिया, जिससे नेपाल में देश और लोगों के प्रति लोकतंत्र की शांति बनी रहे। नॉर्मल चीज़ें, शांति तो चाहते थे, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं था, और वही चीज़ें थी कि नेपाल में ऐसे अस्थिरता बनी रही। ठीक है, अब फिर बात करते हैं, चलो यहाँ से 2 साल बाद आ गए, 2008 में पहुँच गए। ऐसे ही चलता रहा 2008 में। फिर 10 अप्रैल 2008 को संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने नेपाल का क्या करा, एक गणराज्य घोषित कर दिया। यानी पूरे 240 साल, कितने, 240 साल पहली जो राजशाही थी उसको समाप्त कर दिया, वो पूरी समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे चला, फिर संविधान सभा का समय 2012 में समाप्त हो गया था। फिर 2013 में देखो, बहुत अब पास आने लगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। 2013 की बात करें, यहाँ लिख देता हूँ, 2013 की बात करें तो 2013, इनकी इमेज में मत जाइए, आपको इमेज से क्या लेना, आपको तो कहानी याद करनी है। 2013 में क्या हुआ, द्वितीय संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। फिर वही पार्टी वगैरह, उसका भी 1 साल का समय निर्धारित कर दिया। फिर भैया नेपाल को फिर संकट छा गया, 2014 आया, 2015 में पहुंच गए। 2015 में भूकंप आ गया। अब भूकंप ऐसा आया कि वही 7.8 की तीव्रता के आसपास था, वही तो पता ही है। फिर भूकंप से काफ़ी नुकसान वगैरह सब कुछ हुआ, तो वही था। फिर इन्होंने सितंबर के आसपास 2015 में ही सितंबर में संविधान सभा सदस्यों का बाहरी बहुमत से माध्यम से एक मतलब इन्होंने क्या करा, फिर नया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य राज्यों का चुनाव करा दिए। कब कराए, यानी अभी मुश्किल से मुश्किल 5-6 साल पहले। आप देख सकते हैं 5 और 6 साल से पहले की तो बात ही है, आपके आसपास ही है। लेकिन वही चलता रहा। अब बात करते हैं अब प्रेजेंट समय की। ठीक है,
तो ये कुछ लिखा हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे प्राचीन नेपाली शासक थे गोपाल और महिषपाल। बहुत पहले की बात है और ये मैंने बता दिया कि मई 1991 में नेपाल में पहले जो थे क्या कराए गए, पहले लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कराए गए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 2020 में। ठीक है, वर्तमान राजनीतिक संकट जो इस समय नेपाल में चल रहा है वही चीज़ है। नेपाल के प्रधानमंत्री, पूरा नाम उनका खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, प्रतिनिधि सभा के मतलब भंग करने की सिफारिश कर दी। और सिफारिश करने के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पूरा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि अब क्या चल रहा है नेपाल में। 20 दिसंबर 2020 के आसपास की बात है। नेपाल के प्रधानमंत्री, नाम बता ही दिया, ओली, आप ओली याद रखिएगा। सिफारिश क्या कि किसको भंग करने की, ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश किससे करी, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से कर दी। संसद को भंग करने की जो सिफारिश की इन्होंने वो किससे कर दी, राष्ट्रपति से कर दी। और राष्ट्रपति कौन है इस नेपाल के, मैंने भी बताया था उनका क्या नाम था, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। ठीक है, और वही क्या करा फिर इन्होंने, 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति ने इस सिफारिश को क्या कर दिया, मंजूर करते हुए संसद को भंग कर दिया। देखो फिर राजनीतिक माफ़ करना, फिर वही राजनीतिक संकट छा गया है ना। इस कुल मिला के नेपाल का तब से अब तक क्या चल रहा है, कड़का चल रहा है। ठीक है, वही सॉरी गाइस, कुल मिलाकर राजनीतिक संकट फिर से पैदा हो गया। अब नॉर्मल सी चीज़ें, जो पीछे के आम चुनाव हुए थे उनके कुछ समय बाद ही संसद भंग कर दिया। फिर राष्ट्रपति जो हमारे विद्यादेवी भंडारी के नए जनादेश को 30 अप्रैल और 10 मई 2000, देखो अभी लगभग उन्होंने, देखो अब मैं यहाँ से थोड़ा ऐसा फैक्ट बताऊँगा, ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 2 डेट जारी कर दी, 30 अप्रैल 2021 और 10 मई 2021 को क्या कर दी कि 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी। अब वही है नेपाल के, वही अब क्या है कि अब सब कुछ खत्म होकर फिर क्या चल रहा है कि प्रधानमंत्री जो KP शर्मा ओली हैं, नए चुनाव होने तक वो क्या करेंगे, कार्यवाहक सरकार के रूप में उसका नेतृत्व करेंगे। आप समझ रहे हो कि वहाँ पर इस टाइम सरकार होगी कार्यवाहक सरकार। चलिए, अब ये थोड़ी न्यूज़ थी, नेपाल में ओली सरकार का संसद को भंग करने का लिया फैसला, और ये मैंने ऊपर इसमें बता ही दिया। अब नेपाल का संविधान भी कुछ कहता है। पहले हम देखते हैं कि नेपाल में अस्थिरता का कारण क्यों है। आप थोड़ा खुद गाइज अनुमान लगाइए, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि भारत नेपाल संबंध में आप इसको पूरा कंप्लीट कर देना, यानी आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें ये भारत नेपाल संबंध और भारत नेपाल चीन, आप तीनों के संबंध में इनको लिख सकते हैं। अब नेपाल में अस्थिरता का कारण क्या है आपको पता चल गया, यही अस्थिरता का कारण यही रहा है ना। चलिए, अब नेपाल का संविधान 2015 को तो लागू हुआ ही था, जैसा आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ कि नेपाल का संविधान 2015 को लागू हुआ है। ठीक है, 2015 को। अब नेपाल का संविधान कहता क्या है, उनका अपना आर्टिकल है 85। तो 85 आर्टिकल कहता है कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल का उसमें वर्णन है कि उसका 5 वर्ष का होगा। वही चीज़ है कि संविधान के अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं, वही तुम्हें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इतना देखना है कि आने वाली 2 डेट राष्ट्रपति ने दे दी चुनाव के लिए, बात खत्म। अब आ जाते हैं हम अपने भारत पे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने भारत पे कि भारत और उसके बीच ऐसा क्या विवाद चल रहा है जो भारत नेपाल शांति मित्रता संधि लिपुलेख काला पानी, ये सब क्या है ना। मेन पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप देख सकते हैं 1816 के आसपास में क्या था, 1816 की बात है, सुगौली संधि क्या थी, भारत नेपाल विवाद था, वही चीज़ थी इसमें। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं 1950 में इन्होंने दोबारा हस्ताक्षर करे। उन्होंने कुछ 1816 में क्या किया था कि ये आप पढ़ सकते हैं पूरा क्या क्या हुआ था, नेपाल नाउ 25 ओनली। तो जो महाकाली नदी है, मैप में दिखा देता हूँ, इसमें नहीं चमकेगी, आप मान लीजिए, मैप देखिएगा, बिल्कुल मैप में महाकाली नदी है, तो महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल की सीमा में आता है। और वही चीज़ इन्होंने कर दी कि नेपाल की जो आधिकारिक रूप से द्वारा जो मानचित्र जारी करा गया उसमें उत्तराखंड के काला पानी, ठीक है, और लिपि लून थे और लिपुलेख को अपने संपूर्वी क्षेत्र का हिस्सा माना। ठीक है, और वही उस समय भारत में कोरोना वगैरह चल ही रहा था सब देशों में, तो फिर उन चक्कर में भारत और नेपाल के बीच क्या पैदा हो गया, तनाव पैदा हो गया। यही भारत नेपाल का
विवाद का कारण रहा। 1950 में एक हस्ताक्षर और हुए थे इन्होंने। 1950 में क्या किया पहले ये पढ़ लेते हैं चलो। इसमें बताया गया कि नेपाल में कालापानी लिपुलेख लिपुलोन थे और अपना संपूर्ण हिस्सा दिखाया। सुंगोली संधि 1816। और अब की बात करें तो लगभग जो मतलब भारत द्वारा नेपाल की आर्थिक सहायता दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए 1.65 बिलियन और भारतीय बजट 19-20 में 1200 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये अब की है और ये पहला आंकड़ा हमारा है। तो मैंने बता दिया आपको क्या कि जो इनका विवाद था 1816 का, फिर 1816 में विवाद रहा, फिर वही संधि हो गई थी। फिर 1950 के आसपास की बात है। 1950 में भारत नेपाल संधि और मित्रता संधि दोनों जो देश हैं उनके बीच में क्या था, बहुत एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण संबंध था। ठीक है। और तनाव क्यों पैदा हुआ? तनाव पैदा होने का कारण था कि जब कैलाश मानसरोवर यात्रा की मैंने एक वीडियो बनाई थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत द्वारा एक लिपुलेख धाराचूला मार्ग को धारण करने का एक तरफा गतिविधि को बताया था, उस पर आपत्ति जता दी। कोरोना का टाइम चल रहा था और उठा के क्या हुआ कि तनावपूर्ण दोनों में हो गया। और इसका फ़ायदा किसी ने उठाया? आप सभी जानते हैं कौन है, जाना माना। देखो ये भारत नेपाल विवाद है। उत्तराखंड के धारचूला पढ़ लीजिए आप। उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख दर्रे से जोड़ती एक सड़क है। ठीक है। नेपाल कालापानी के पास स्थित इस क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करता है। वो दावा करेगा ही। नेपाल ने अपने आधिकारिक मानचित्र में क्या करा, कालापानी लिपुलेख और लिपिया थुरा को अपना संप्रभु हिस्सा दर्शाया है। दर्शाने की बात क्या, 1816 में जिक्र कर ही दिया था इस चीज़ का। ठीक है, ये इन्होंने दिखाई दिया था। और सुंगोली संधि के अंतर्गत वही महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र नेपाल के अभिन्न अंग है। बात खत्म। जो सुंगोली की संधि थी 1816 की, वो यही बताती है और नेपाल का विदेश मंत्रालय भी यही कहता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा फैक्ट निकल के आता है कि ये तो हमारे भारत और नेपाल के बीच तनाव है। अब नेपाल और चीन में ऐसा क्या है, बात करते हैं नेपाल और चीन की। नेपाल और चाइना को देख लेते हैं। नेपाल और चाइना। अब चाइना क्या करता है? चाइना अपना क्या करता है कि जब जब भारत के लिए सदैव चुनौती रही है तब चीन ने नेपाल में एंटर करा है। और नेपाल में चाइना क्या कर रहा है, वो नेपाल में आर्थिक तो हो ही रहा था। चाइना क्या था, नेपाल में आर्थिक रूप से तो जा रहा था, लेकिन वो क्या करने लगा कि वो राजनीतिक या रणनीतिक रूप से भी आगे जाने लगा। लेकिन अब कुछ दिन पहले जब सरकार कार्यवाहक बन गई तो चीन को लगने लगा कि हमारा प्रयास बेकार जा रहा है। एक राजदूत है उनके यहाँ पर, हुयांकी, उन्हें नेपाल भेज दिया था। ठीक है, नेपाल भेजा था उन्होंने। लेकिन वही चीज़ें जब कार्यवाहक सरकार होगी तो चाइना को यहाँ खटका लगने लगा। ठीक है, यानी नेपाल के राजनीतिक घमासान में चीन को अपना घाटा नज़र आ रहा है। क्यों आ रहा है? उसका एकमात्र कारण क्या है? कार्यवाहक सरकार। और वैसे भी भारत और नेपाल संबंधी तुम्हें पता ही है कैसे थे, अब कैसे हो गए। अब इन सब चीज़ों से एक डिस्कस करते हैं कि हाँ, ये निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष भी तो लिखना होता है, नॉर्मल चीज़ है। निष्कर्ष क्या निकलता है? जैसे तीनों के संबंध आपको पता ही है कि क्यों कैसे हैं, भारत नेपाल कैसे कैसे बिछड़ा, और नेपाल का चीन के साथ क्या संबंध है, कैसे कैसे उसने बढ़ाया। ठीक है, तो अब बात करें 2017 में, तो 2017 में एक नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी सरकार बनाई तो नेपाल में बीजिंग का प्रभाव बढ़ गया। तभी से क्या हुआ कि जो के पी शर्मा ओली के बयान थे वो भारत के विरोध रहे थे, मतलब भारत के विरोध में रहते थे। तभी से भी 17, 18, 19 मतलब कि किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें नींव तो पहले से ही पड़ जाती है, बस उसे एक रीज़न चाहिए कि हाँ उसको कब हम सेट करें। ठीक है, वही चीज़ थी उन्होंने। तो कुल मिलाकर वही है कि नेपाल में कार्यवाहक सरकार है इस समय वही हमारे के पी शर्मा ओली उसे चला रहे हैं। और अब देखते हैं नेपाल का सर्वोच्च न्यायालय क्या रुख लेता है। देखते हैं एक स्थिर और शांत नेपाल भारत और चीन दोनों के लिए लाभकारी होगा या नहीं होगा। बताइए, अपना मत भी आप बताइए, कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्या नेपाल में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, या नए नेपाल का चुनाव, मतलब नेपाल में नए चुनाव के लिए कार्यवाहक सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। टॉपिक अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आपको भी अच्छा लगा होगा कैसे कैसे इतिहास रहा सब कुछ। वीडियो काफ़ी लंबी है, प्लीज़ आपने इसको देखा अंत तक, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर आपने अंत तक देख लिया है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। मैंने एक टॉपिक लिया पूरा और आपको कंप्लीट समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।